सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जो है यहाँ से पेडागोजी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, मैथ पेडागोजी के। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है ICT का प्रयोग, दूसरा है रोल प्ले, तीसरा है मॉडलों का प्रयोग और चौथा है बहुत सारी समस्याएं या फिर प्रश्नों को हल करना। तो मुद्रा के योग का कौशल यदि आपको पढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी होगा यहाँ पे रोल प्ले, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा लंबा सा प्रश्न है, पेडागोजी का ही है। अपनी कक्षा में कूड़ा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा, तो क्या हुआ? उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम सबसे पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 बनता है और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर जो है 192 है, यह एक छात्र ने बताया। अब हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है इस पे आधारित, गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? बच्चे ने गुणा के लिए गलत विधि का उपयोग किया। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई है। तीसरा, दी गई समस्या एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं है। चौथा ऑप्शन कह रहा है उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि उसने जो आंसर बताया वो सही है, उसने जो तरीका बताया वो भी सही है। इस कारण उसने जो गुणा की प्रक्रिया को समझा है बार बार योग के रूप में, जोड़ के रूप में ही समझा है। इस कारण जो ऑप्शन 4 होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आते हैं अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 48, बच्चों को स्वयं की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। और चौथा ऑप्शन है विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। तो बच्चे को समय की अवधारणा प्रस्तावित करनी है। इस कारण यहाँ पे जो सबसे अच्छी गतिविधि होगी वो होगी बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय कैसे पढ़ा जाए, कैसे देखा जाए। तो ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आते हैं 49 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? यह प्रश्न मैंने बहुत बार बता चुका है, बहुत बार पूछा गया है। पहला ये दिख रहा है छात्र के विकास की निगरानी करना, दूसरा है निर्देशक निर्णय लेना, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। अब हमारे पास कूट दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, A, D, B या फिर C। तो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है हमसे पूछा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा इन चारों ऑप्शन में प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। इस कारण यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 D। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? प्रदर्शन विधि या समाधान विधि? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है वो होती है समस्या समाधान विधि। तो यहाँ पे चौथा आते हैं 51 नंबर।